मेरे साथ मौजूद हैं आज बहुत 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 अरसे के बाद आगा हकीम गफ्फार साहब, अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, शो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उनके साथ जनाब विराजमान हैं डॉक्टर बिलाल जमील जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, टब्बा किडनी सेंटर से हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नदीम नईम जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा जबीन जो कि डायबिटोलॉजिस्ट है, और साथ में मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस। आप तमाम तर गेस्ट को मैं मोअज़्ज़ज़ गेस्ट को शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो आज मैं चाहती हूँ कि ज़रा हम इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें कि ये जो शुगर का, ये जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है, ये हम ये तो नहीं कह सकते कि पता नहीं अंबिया के टाइम से कोई बीमारी चली आ रही है, लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें आगा साहब, हम उसकी जानने की आपसे मैं कोशिश करूँ, ये शुरू कहाँ से हुआ, डायबिटीज़ कहाँ से आ गया? ये बुनियादी तौर पर जो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं वो है गट हेल्थ। गट हेल्थ को तमाम चीज़ें खाने के ज़रिए जो हम पहुंचाते हैं वो सही तौर पर हज़म हो जाएं तो सब कुछ ठीक है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दरअसल गोला बारूद तो दुनिया में ख़त्म हो गया, कारोबार भी ख़त्म हो गए। अब एक नए कारोबार ने जन्म लिया, वो ये कि हम अपनी ईल्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, सब्जियों को कैसे बढ़ा सकते हैं, तमाम चीज़ों को कैसे ग्रो ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम उस केमिकल में आ गए। उस केमिकल इंडस्ट्री ने दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की की और 10 साल के अंदर अंदर हम अपनी जो खाने पीने की चीज़ें थी उनको ग्रो करने में हम पूरी दुनिया में बहुत आगे चले गए। उन केमिकल से पहला नुकसान जो इंसान की ज़िंदगी को हुआ कि वो ओरिजिनल ऑर्गेनिक चीज़ों से महरूम होता चला गया। उसके बाद फिर सेकंड वन ये आया कि ज़ाहिर है कि उसके फ़ौरन बाद जिस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा तरक्की करनी थी वो फिर मेडिसिन इंडस्ट्री थी। तो वही तारीख़ है हमारी। अब हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हमको खाने के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, नहीं मिलती। आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। अब हमारे पास स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक्सरसाइज का रिवाज नहीं है। हमें पंखा भी बंद करना हो तो हमारे पास रिमोट है, टीवी बंद करना हो तो रिमोट है, हम उठकर बंद करने के कायल ही नहीं है। ये जो लाइफस्टाइल की तब्दीली है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है, वो है दोपहर का खाना छोड़ दो। मैं शायद इससे पहले भी एक मतलब दरख्वास्त कर चुका हूँ कि दोपहर का खाना छोड़ना या बहुत ज़्यादा वक्फे के बाद खाना खाना डायबिटीज़ की बुनियाद है और पित्ते में पथरी की बुनियाद है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो एक एक चीज़ आपको निकलती आएगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि डायबिटीज़ होती क्यों है, डायबिटीज़ 3 वजहों से हो सकती है। हमारी गट हेल्थ ख़राब हो, गट हेल्थ से मुराद मेरी गट हेल्थ की मैं बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पेंक्रियास आ जाएगा, पेंक्रियास का अल्फ़ा और बीटा दोनों सेल्स आ जाएंगे। इसलिए कि जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि खाना खाने के बाद मीठा चखो, ज़बान को मीठे का एहसास दो, इसलिए कि ये एहसास आपके मैसेज को कन्वे करेगा पेंक्रियास में, ताकि अल्फा सेल्स हमारे एंजाइम्स को बनाएं और बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाएं। जब ये कंप्लीट हमारी तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक है। दोपहर खाने के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे कुरान ने हुक्म दिया है कि 30 दिन गिनती के पूरे करो, दोपहर का खाना छोड़ दो। बाकी दिनों में खाना खाने की, दोपहर के खाना खाने की रग़बत दिलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोपहर खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोना कैलूला है, और ये कैलूला मेरी सुन्नत है। अब आप तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के मारे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे लिख के ले लीजिए कि वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं वो डायबिटीज़ में और पित्ते की पथरी में ज़रूर मुब्तला होंगे, इसलिए कि जो नेचर है वो नेचर 6 घंटे के बाद एंजाइम की प्रोडक्शन का है। हम नेचर से लड़कर कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। कि कुछ दिनों की कहानी है, फिर थोड़े दिनों बाद जो है ना, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें मतरूक हो गई, ये भी मतरूक हो जाएगी। डॉक्टर साहब आप बताएं, मेडिकल साइंस क्या बैकग्राउंड बताती है डायबिटीज़ का? देखिए, हम इंसान है ना, इंसानों को हर चीज़ की जस्टिफिकेशन अपने हिसाब से देने का शौक़ होता है। तो अब इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में डायबिटीज़ में पहले नंबर पे है। पूरी दुनिया में आप कह रही थी 3rd नंबर पे, वो 3rd नंबर पे टोटल पॉपुलेशन है, वो टोटल पॉपुलेशन है। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें ना तो यानी 20 लोगों में कितने लोगों को हम नंबर 1 पे हैं। अच्छा, अब सवाल है कि ये हुआ कैसे? ठीक है, 80s के अंदर हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, 80s में हम दुनिया की बेहतरीन हेल्दीएस्ट नेशंस में से थे। ये एक सर्वे हुआ था।
उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने वेस्ट की बुरी आदत को अपनाना शुरू कर दिया और अपनी अच्छी आदत को छोड़ दिया। हमारी अच्छी आदत क्या थी, खेतों में जाके हमारे लोग काम किया करते थे, अपनी गाड़ियाँ खुद धोया करते थे, औरतें घर के काम खुद किया करती थी, मासी कल्चर नहीं था। अच्छा, हमने क्या किया, हमने वेस्ट के कल्चर को तो अपना लिया, वेस्ट के अच्छे कल्चर को नहीं अपनाया। वहाँ अभी भी मासी कल्चर नहीं है। मेरा भाई आयरलैंड में होता है तो वो जो है ना भाभी बेचारी परेशान होती है कि जी मासी तो है ही नहीं। तो हमने यहाँ की बुरी आदत को रखा और उनकी अच्छी आदत जो थी यहाँ की उसको छोड़ दिया। हम ना काम करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर साहब, वेस्ट की बात करें, हम दुबई भी चले जाए तो वहाँ पे भी इतना वो नहीं है, अनलेस आप बहुत ही आपकी लेविश लाइफस्टाइल ना हो, तो वहाँ पे लोग खुद काम कर रहे हैं। अच्छा, और उनके बुरे खाने, अब बुरे खाने हमने अपना लिया। अब हमारे पास सारे बर्गर कल्चर, फ्राइड चिकन कल्चर और फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, यानी जो बुरी चीज़ें थी ना, हमने उनकी बुरी चीज़ों को अडॉप्ट किया, अपनी अच्छी चीज़ों को छोड़ा। तो हम ना वो डबल एज स्वॉर्ड के अंदर चले। साथ देखें, जो पिज़्ज़ा असल में जो बनता है वो तो बड़ा थिन क्रस्ट होता है, जो आपने इटली का खाया। हम तो पिज़्ज़ा भी अपने स्टाइल का इतनी मोटी से आप उसको ले, हाँ एग्जैक्टली, करके जो पिज़्ज़ा बनाया वो हमारा पिज़्ज़ा देख के परेशान हो गए कि ये वो थिन वाला तुम्हें पसंद भी नहीं आता ना, हमें वो पसंद नहीं आता, रोटी सी दे दिया। तो जब ना आप अपने लाइफस्टाइल को ना इस तरीके से अडॉप्ट करते हो कि आपकी बॉडी उस तरीके से अडॉप्ट ना कर पाए, तो अल्टीमेटली चीज़ें खराब होती हैं। अच्छा, जो बात हो रही थी ना इंटरमिटेंट फास्टिंग की, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वंडरफुल थिंग। इनफैक्ट रोज़ा रखना भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप दोपहर का खाना छोड़ दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आपको एक विंडो बनानी होती है 14-16 घंटे की, वो आप कभी भी बना सकते हैं। रोज़ा इज़ एन इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने सहरी की, शाम को आपने खाना खाया, वो जो 14 घंटे की या 16 घंटे की विंडो बनी है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। अब सवाल ये है कि हम क्यों दुनिया से बहुत तेज़ी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। दो चीज़ें ये थी, तीसरा हमारा स्क्रीन टाइम, चौथा सबसे जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है ना, वो छोटे बच्चों को मोबाइल देना और छोटे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी से निकालना है। ये बच्चों में की रीज़न आ रही है। दुनिया के अंदर प्लेग्राउंड्स हैं, उनके स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे पास 240 गज का एक बेंगलो है, उसके अंदर प्राइवेट स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे कहाँ प्लेग्राउंड होगा। तो जब प्लेग्राउंड ही नहीं है तो हमारे बच्चे ने खेलना छोड़ दिया। उसके बाद जब वो घर आया तो अम्मी कह रही थी कि जी मुझे तो ड्रामा देखना है, टीवी देखना है, तो उन्होंने उठा के मोबाइल दे दिया। बाय गॉड, मेरे पास बच्चे आते हैं ओपीडी के अंदर, हर दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और मैं वो लड़ता लड़ता मर जाता हूँ, भाई इससे मोबाइल ले लो खुदा के लिए। मैंने अपने बच्चों का मोबाइल पिछले 2 साल से बैन किया हुआ है। आपके बच्चे कितने बड़े वैसे डॉक्टर साहब? मेरा बेटा जो है वो 3 साल का है, दूसरा बेटा 6 साल का है और बेटी 10 साल की। ये सबसे बिल्कुल बैन है। तो जब आप इस तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर करेंगे, अपना स्क्रीन टाइम करेंगे, कम करेंगे, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे, आप कुछ ना करें, आप 80s में देख लें कि लोग क्या किया करते थे, हाथ से काम करते थे, वेजिटेबल्स लिया करते थे, रिफाइंड चीज़ें कम थी, ये जो चिकन का कल्चर है जो आजकल बन रहा है ये कम था, तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ में भी हम बहुत बेहतर थे। अब डायबिटीज़ में भी हम बहुत तेज़ी से। आप तो डायबिटोलॉजिस्ट से डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि अगर जैसे उन्होंने कहा नंबर 1 पे पर कैपिटा देखा जाए तो पाकिस्तान इज ऑन द टॉप। वैसे तो हम किसी चीज़ में तरक्की करें ना करें, लेकिन जब डायबिटीज़ में हम तरक्की करें, वो भी ऐसी बीमारी में जो कि एक तरह से साइलेंट किलर है, तो बड़ी तकलीफ भी होती है देख के। और फिर क्योंकि ये नहीं, अब हम यंग लोगों में भी डायबिटीज़ की तशखीस देख रहे हैं। इस वक्त करंट सिनेरियो क्या चल रहा है अगर मैं डायबिटीज़ की पाकिस्तान में वाले से बात करूँ तो? जो ये सब लोग बात कर रहे हैं, सो आई थिंक अगर इसको हम एक नटशेल में रखें तो बैलेंस इज़ द की। तो हमारा बैलेंस ख़राब हो गया एंड लाइफस्टाइल की। और जो आप कह रहे हैं ना कि इट्स जस्ट नॉट डायबिटीज़, इट इज़ लाइक हम सब लोग वी आर ऑन टॉप ऑफ द रॉन्ग लिस्ट। हम मोटापे में दुनिया की 9वें नंबर के ऊपर हैं। ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ के लिए कहते हैं कि साउथ एशिया इज़ द कैपिटल ऑफ दीज डिजीज़, डायबिटीज़ पर से, ये बिल्कुल ऐसे ही है। सो डायबिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे लाइफस्टाइल्स भी हैं और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात हमारे जीन्स हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट साउथ एशियन जीन्स आर मोर ससेप्टेबल या एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ जब हम वो उन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज होते हैं। क्या है हमारे से जीन्स में, ये तो बताएं। सो ये एक बड़ा ना एक लंबा प्रोसेस है, इट माइट बी कॉम्प्लिकेटेड, कहते हैं थ्रिफ्टी फिनोमेना। तो ये फिनोमेना ये है कि बहुत गुर्बत थी इस खित्ते के अंदर, तो इस खित्ते में इतनी गुर्बत थी कि ऑटोमेटिकली वो जीन्स ऊपर आ गए जो फैट कंजम्पशन करते थे। फिर इस खित्ते में जब तरक्की आई तो खाना बहुत सारा आ गया, लेकिन उन जीन्स को किसी ने नहीं बताया कि अब तुम लोग वापस से मतलब हालात बेहतर हो गए, हालात बेहतर। तो जब आपके वो जीन्स भी आपकी बॉडी में जो ऑटोमेटिकली फैट को रिटेन करते हैं और अब आपके पास खाने की भी बेतहाशा चॉइस आ गई, तो हम ऑटोमेटिकली जब खाना खाते हैं तो हमारा फैट ज़्यादा कंज्यूम होता है, वो हो जाता है कंपेयर टू द वेस्ट पॉपुलेशन। इसीलिए एक वर्ड है विजरल एडिपोसिटी, यानी चर्बी जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर है। तो साउथ एशियंस की बाय डिफॉल्ट
फैट कंटेंट इज़ मोर कंपेयर टू वाइट पीपल। और ये एक रीज़न है, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। जो हम कह रहे हैं ना मोटे हो रहे हैं, खान पी नहीं रहे, मोबाइल देख रहे हैं, तो वो तो शायद वो वहाँ पे भी यही हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। बट जब ये सारी चीज़ें साथ में एक पूरा पैकेज बन गया तो दिस मेक्स यू लाइक द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर आपने जैसे बात है ना कि हर ऑर्गन के ऊपर एक फैट की लेयर, तो मुझे वो खानों के ऊपर वो तरी नजर आ रही है जी जी कि जिसके बगैर मियाँ कहती थी ना खानों में रौनक नहीं है, तो वो तरी नजर आनी चाहिए। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग अब न्यू टर्म इस्तेमाल हो रही है, टॉफ़ी। टॉफ़ी का मतलब है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। सो ये मत सोचें कि कोई पतला सा बंदा है तो वो बिल्कुल फिट है। आप उसका अल्ट्रासाउंड कराएं तो सही, उसमें एक फैटी लिवर आएगा, और वो फैटी लिवर बाय डिफ़ॉल्ट ये भी एक इशारा है कि ये बाकी भी ऑर्गन्स को उसने मतलब मुतासिर किया होगा। यस ओके सर, ये किडनीज जो ये इसकी क्या लड़ाई क्या है? किडनीज डायबिटीज़ जो है वो जब हो जाती है तो किडनी से उसको क्यों मोहब्बत हो जाती है कि उसके पीछे पड़ जाती है? अच्छा, डायबिटीज़ को बेसिकली वो किडनी ही बुरी नहीं लगती। डायबिटीज़ का मेरे ख्याल में हम लोगों की डायबिटीज़ के मुतालिक जो सोच है और जो समझ है उसमें कुछ बेसिक तब्दीली लानी होगी। हमें सिर्फ ये समझ लेना कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ खून में शुगर के कंट्रोल को ख़राब करती है, ये नाकाफ़ी है। जैसे आपने कहा अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंट्रो में कि बहाना किया इस तरह की कोई बात कहते हैं, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। अगर ये अरसे से हो और अगर इसका कंट्रोल ठीक ना हो तो ये जिस्म के हर हिस्से पे असर डाल सकती है। और बेसिकली इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो शुगर बढ़ने की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो डायरेक्टली रिलेट करती हैं ब्लड वेसल्स के साथ। अब आप बताइए कि जिस्म के कौन से हिस्से में ब्लड वेसल्स नहीं है? शायद नाखूनों में ना हो, बालों में ना हो, मगर वो भी फीड ब्लड वेसल्स ही करते हैं ना उनको ग्रोथ के लिए। तो जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ और पोरली कंट्रोल डायबिटीज़ उनको इफेक्ट करेंगी। तो अब जब उन्होंने गुर्दे को इन्वॉल्व किया तो किडनी ख़राब होना शुरू हो गया, फेल होना गया, उसकी भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। जिस वक्त डायबिटीज़ जो है वो किडनी को इन्वॉल्व करती है तो उसी वक्त वो आंखों को भी इन्वॉल्व कर रही होती है। तो अमूमन ये दोनों का यूजली चोली दामन का साथ होता है। आंखों वाले हमारे पास भेज देते हैं कि आंख में मसला, आप किडनी चेक कर लीजिए। हम किडनी आंख वाले के पास भेज देते हैं कि भाई इसका किडनी का मसला है, आप आंख चेक कर लीजिए। और इसी तरह जब दिमाग की खून की नाली मुतासर होती हैं तो फालिज हो जाता है, जब दिल की होती हैं तो दिल की तकलीफ़ हो जाती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट फेलियर्स होते हैं, जब पाँव की होती हैं तो वो होते हैं। तो बेसिकली इसको हमारे मरीज़ आते हैं और क्या कहते हैं उनकी शुगर 400 होती है, आप उनको समझाते हैं आपने रिपोर्ट देखी? नहीं देखी। आप बता देंगे। हम क्यों बता देंगे? आप देखिए आपकी शुगर है। फिर आपको थोड़ा सा समझाएं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपको क्या परवाह है, मुझे तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब मैं तो परवाह ही नहीं करता इसकी। मैं कहता हूँ ये आपकी गलतफहमी है। आप कहते हैं आप परवाह नहीं करते, उल्टा है। शुगर आपकी परवाह नहीं कर रही। पर जब आपको पता चलेगा कि शुगर ने आपकी परवाह नहीं की तो बहुत देर हो क्योंकि वो डॉक्टर साहब पटाखा तो एकदम ही बोलता है। ये तो पटाखे वाली बात है। दूसरी चीज़ जो ये है कि शुगर को सिर्फ ये समझ लेना कि ये सिर्फ कि हाँ फिर 10 लोग डॉक्टर साहब और भी गोली खाते हैं, मैं भी गोली खा लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शुगर हो गई पहले दिन से, न सिर्फ आपने शुगर कंट्रोल को रखना है बल्कि आपने बाकी अपने एंड ऑर्गन्स, आँख, दिल, गुर्दे, इन सब की स्क्रीनिंग करानी है। और अगर वो 100% ठीक निकले तब भी उनकी एनुअल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता उनमें कोई खराबी हो तब भी, मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो यही जो हमें हमारी सोच में पहले एक चेंज आनी चाहिए कि हम ये सोच लें कि जी एक मखसूस बीमारी है, खा रहे हैं, कभी खा ली कभी नहीं खा ली। तो मैं कहता हूँ ये पिस्ते बादाम खाना तो नहीं, आपने दिल किया खा लिया, आज नहीं किया खाए, ये तो आपकी लाइफस्टाइल में शामिल हो गया। फिर आप कभी सुबह खा रहे हैं कभी शाम खा रहे हैं, आज मिस कर दी, सुबह की मिस कर दी थी, शाम को खा ली। अभी आपने शुगर के कंट्रोल को 24 घंटे जिसमें कंट्रोल में रखना है। ये थोड़ी कि एक दिन करना एक दिन नहीं करना, ये कोई हॉलीडेज तो नहीं है इसकी ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई थिंक बेसिक चीज़ जो है ना हमारे, पहली तो चीज़ ये है कि हम इसको एक यहाँ समझें। और अगर हम आज डायबिटिक्स को एजुकेट करें तो उनको ये करना है कि इसको आप एक ऐसी बीमारी न समझें कि आज कंट्रोल में होगी तो ठीक है, कल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई ना, मगर वो अंदर से आपको दिमाग की तरह नुकसान पहुंचा रही है। और जब आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि दूसरी बात ये है कि जो प्रिवेंशन का एक टाइम है, जब किडनी पे एक ख़ास सतह से ज़्यादा शुगर डैमेज कर देती है, जब आइज़ में ब्लाइंडनेस हो जाती है,
उसके बाद हम उस वक्त परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह ठीक, हमारे पास है डॉक्टर साहब कुछ करें किडनी ठीक कर दें। फिर जब कुछ करने का टाइम था उस वक्त आपने उसको परवाह नहीं की। हाँ। अब आप कहते हैं कि डॉक्टर कोई जादू करे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। वैसे डॉक्टर साहब आपने तो, हम तो किडनी और उसमें ही फंसे हुए थे कि हमें किडनी और जो हार्ट, इस पर ज़रा इफेक्ट होगा, लेकिन आंखों भाई ये भी आप ज़रा ख्याल रखें, आंख भी कितनी तरह मुतासर होती है। आंख, देन यू ब्रेन, जब आपकी शुगर बढ़ जाती है तो शुगर कितनी आपकी एवरीथिंग, आपकी स्किन उससे मुतासर होने लगती है, आपका दिमाग उससे मुतासर होने लगता है। तो सिर्फ कुछ ऑर्गन्स नहीं है, शुगर हर चीज़ को अपने लपेट में ले लेती है।